हेलो बच्चों, आज फिर से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 2 में आए हैं। मतलब पार्ट 2 होगा इसका, जो कल मैंने बताया था उसका आगे से शुरू करूंगा मैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो बता सकता है कोई कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। और क्या कहते हैं, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब इसके बाद जब करेंगे तो वो न्यूट्रॉन की बात करेंगे। और उससे पहले बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो छोड़ के पहले ये बता दें एटम की क्या कहते हैं डिस्कवरी किसने की थी, ये भी बताना है। वो तो भूल गया मैं, स्टार्टिंग एटम से करनी चाहिए थी मुझे। एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, किस ईयर में की थी? 1808 के अंदर। अगला बात, जॉन डाल्टन ने एटम की जब क्या कहते हैं खोज की थी, उससे 600 बीसी में पहले ही किसने खोज कर दी थी? इंडियन थे वो साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? महर्षि। ठीक है, महर्षि ने की थी, जिसका नाम उनने परमाणु बताया था। ठीक है, हिंदी में बोलते थे परमाणु। उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 में। ठीक है, 1897 में। तो उनने तो करी थी, मतलब उनने ये बताया था कि ये चीज़ इलेक्ट्रॉन है। बट उससे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसने किया था? विलियम क्रुक ने। ये विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसमें से जो रे निकल रही थी वो बात उनको नहीं पता थी। जो एक्सपेरिमेंट वो हुआ था वो 1879 में हुआ था। ये लिख लें, मैं अभी नहीं, मैं थोड़ा रिवाइज ही करवा रहा हूँ बस। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटॉन आया। प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की जो की थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो वो कब की थी? 1911 में। तो इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बता सकता है कोई बच्चा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था और किस ईयर में किया था? बता सकते हैं? मैं यहाँ जब तक लिख रहा हूँ तब तक बताना। छुपा ले रहा हूँ मैं। जी हाँ, जेम्स चैडविक ने किया था, जो कि कब किया था? 1932 में। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं? न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं बच्चों, मैं बताता हूँ। जब न्यूक्लियस होता है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस बताया था, ई गोल्डस्टीन ने जो चीज़ बताई थी, अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट करके जो पॉजिटिवली चार्ज था, जो बीच में वो कह रहे थे कि मैक्सिमम जो पार्ट है बम्बार्डमेंट के टाइम पे अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो रहे थे, क्रॉस हो जा रहे थे। बट जो सेंटर में था वहां से जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जा रहे थे। ठीक है, वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि बीच में न्यूक्लियस था। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस था, उसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। अब जब प्रोटॉन्स पाए जाते हैं तो इसी को जेम्स चैडविक ने बताया, प्रोटॉन्स पाए जाएंगे तो वहां पे न्यूट्रॉन्स भी पाए जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्यों पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन्स पाने की एक वजह होती है, जब कभी पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपस में रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। ठीक है, अब जब वो एक दूसरे से दूर भागेगा तो उसमें न्यूट्रॉन की एक दीवार, बीच में शीट आगे खड़ी होगी न्यूट्रॉन की। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 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 इस तरीके से प्लस प्लस प्लस, तो ऐसे करके शीट आके खड़ी हो गई न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इनको स्टेबल रखने का काम करते हैं, क्योंकि भाई बहुत छोटे होते हैं। ये एटम सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो और उसके अंदर क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बच्चों ये इतना पॉजिटिवली हाईली डेंस चार्ज होता है, जिसको कवर में करने के लिए न्यूट्रॉन काम आता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। तो बता दूं, यहाँ पे प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इस तरीके से लोग डिनोट करते हैं, लेकिन बता देते हैं जैसे कि ये इस तरीके से समझा दो। अगर ये प्रोटॉन होगा प्लस होगा तो ये न्यूट्रॉन होगा, ये 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 प्लस होगा तो ये न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत मतलब लंबी शीट होती है। वो तो एटॉमिक नंबर के ऊपर और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बात है। ठीक है,
अब इसमें और एक बात आती है जो मैं बताऊंगा। पहले तो इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन से क्या कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कल प्रोटॉन का मास मैंने कितना बताया था, कोई बता सकता है? 1.672 इंटू 10⁻24 माइनस का 24। प्रोटॉन का जो मास था, मास लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, जस्ट इससे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा 76 हो जाता है। 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ये क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, ये तो समझ जाएंगे। जब प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन इतना तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में होते हैं इसलिए मैंने एक साथ ही बता दिया। ठीक है, अब इसमें बात आती है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? जो एक एटम होगा वो डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, जिसका मतलब कि एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और मास नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करता है। 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, मास तो सेम होगा क्योंकि मास निकल नहीं सकता है, बट इसके जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आ जा सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकल सकते हैं और कुछ आ भी सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अभी वैलेंसीज में बता दूंगा मैं, आगे इसकी वैलेंसीज आएगी वो मैं बताऊंगा कि आइसोटोप्स, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, तो अगला हम बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम में देखो बच्चों बताता हूँ, अलग अलग साइंटिस्ट आए अपने अलग अलग टाइम पे। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइम के साइंटिस्ट जब आए थे तो पहले ही बात क्लियर हो चुकी है, एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल होता है, जो कि न्यूट्रॉन होता है। हाँ बच्चों, न्यूट्रल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन में ही होता है। ठीक है, और किसी में नहीं होता। मतलब एक्चुअली बोल दो कि न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात है। अब अलग अलग साइंटिस्ट है, उनने क्या कहा कि जब बीच में पहले गोल्डस्टीन ने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज है बीच में, क्योंकि बम्बार्डमेंट करते टाइम पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज जुड़ते हैं, तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ तो वो रिपेल हो रहे थे। तो उनने अलग अलग लोगों ने बताया कि एटम के चारों तरफ सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और एक टाइम आने पे वो स्ट्राइक कर जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं, ये बात सही है, बट जब आते हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक कर जाते हैं तो वहाँ पे ये अपना एनर्जी को लूज कर देता है। तो पहले ही हमने पढ़ चुका है कि कोई भी स्पेस में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एनर्जी ना तो कभी बनती है ना ही ख़त्म होती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत से साइंटिस्ट ने दिए, बट ये वो नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाया। फिर एक मतलब बंदा आया जिसने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जो एटम्स होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते तो हैं बट ऐसे स्पाइरल फॉर्म में नहीं घूमते। इसको स्पाइरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्पाइरल एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं। तो वो बंदे का नाम था नील्स बोर। जो नील्स बोर था वो डेनिश क्या कहते हैं साइंटिस्ट था, 1903 में आया था। ठीक है, तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है यहाँ पे, कब बताया उन्हें? 1913 में। बच्चों एक बात और बता दूं, एटॉमिक मॉडल पहले बताया गया 1913 में और न्यूट्रॉन की खोज इसके बाद हुई थी 1932 में। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये डेट्स को याद रखना है। मैक्सिमम टाइम 9th में, मतलब 9th 10th में और 11th 12th में भी पूछा जाएगा अपने टाइम पे, जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उनने क्या बताया था कि जो एटम होगा बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये तो कंफर्म क्लियर कर दिया ये गोल्डस्टीन ने। ठीक है, जो ये शेल्स हैं, ये जो सर्कल रिंग है, मैं शेल्स पहले बोल दिया, ये जो रिंग है अब इसमें नेगेटिव चार्ज ई ई ई ई, ठीक है, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है,
जो ये चीज़ है इसको शेल्स बोला जाता है। शेल्स मैंने पहले ही बता दिया आपको, इनको शेल्स बोला जाता है। ठीक है, ये शेल्स हैं, ये अपने अलग अलग एनर्जी लेवल को मेंटेन रखते हैं। जितना ज़्यादा पास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, जितना दूर होगा उतना कम लगेगा, उससे दूर और कम लगेगा। तो एक एक्चुअली ऐसा बात बताया जाए, जब मैं बैलेंसेस बताऊंगा तो जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा मतलब कम खर्च होगी वो बाहर वाले शेल से होगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो टाइटली पैक पास वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, उससे बाहर थोड़ा ढीला, उससे बाहर थोड़ा ढीला। तो ये लेवल ऑफ एनर्जी शेल्स हैं। ठीक है, शेल्स एनर्जी को दर्शाते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, मॉडर्न जो क्या कहते हैं, मॉडल ऑफ एटम्स के थ्रू जो बात आई थी उसको बताना शुरू करता हूँ। मॉडर्न एटॉमिक वो जो मॉडल है एटम का, उसमें क्या होता है पहले तो मैं बता दूँ। इसके सब एटॉमिक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या है शेल्स। ठीक है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, दूसरी बात रही स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होता है, देयर आर 2 स्ट्रक्चर। पहला क्या होता है न्यूक्लियस, जो कि ये होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, थोड़ा ऐसा हो गया हटा के बना देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाया जाता है, ये होता है क्या न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है शेल्स, ये जो बाहर की तरफ है ये शेल्स होते हैं। ठीक है, और भी बता चुका मॉडर्न की तरह, मैंने थोड़ा मॉडर्न का पहले भी बता दिया कि ये सब क्या कहते हैं, क्या करते हैं न्यूक्लियस एनर्जी, ये शेल्स जो हैं ये एनर्जी लेवल प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो क्या होता है जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिकली स्टेबल होगा ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा क्या कहते हैं इसको हटाता हूँ, एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में ये चीज़ बताना है अब जरूरी है। ठीक है, बताता हूँ। तो हाँ, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मैंने एनओ के नंबर के तरीके से समझ लेंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या है बच्चों, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। और जो मास नंबर होता है वो ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड से डिनोट किया जाएगा, जो मास नंबर होगा वो ए से डिनोट किया जाएगा। अब एक क्या कहते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम, सोडियम होता है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई कमेंट कर सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। ठीक है, जो सोडियम जो एटॉमिक नंबर में मैंने 11 बोला, एटॉमिक नंबर 11, तो ये दर्शाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 11 है। ठीक है, जो मैंने 11 यहाँ नीचे क्यों लिखा, देखो ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, मास नंबर क्या होता है उसका 23। एक मिनट एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ। एटॉमिक नंबर जो होगा वो मास नंबर जो होगा 23 होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था 23। ठीक है, 23 जो है वो कैसे आया, देखो यहाँ पे, चलो ये सोडियम, ये मैंने 10 लिख दिया यहाँ सोडियम का ही एटम ले लेता हूँ मैं, 11 कर लेता हूँ, न्यूट्रॉन इसमें 12 होंगे, ये मुझे याद है, ये सबको याद करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, हर एक एटम के सारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की इतनी जरूरत नहीं है, प्रोटॉन्स इसलिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर याद रहे। ठीक है, लाइन बाय लाइन, ये पीरियोडिक टेबल से याद होंगे वो वैलेंसीज में। तो अभी यहाँ सिर्फ बात आ रही है एटॉमिक नंबर की, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दर्शाता है। और ये जो मास नंबर है ये ऊपर की तरफ थोड़ा लिखा जाता है, मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, ये किसको दर्शाता है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
इनको, ठीक है। जो प्रोटॉन है खाली वो मास नंबर, और जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 इसको दर्शाता है, इससे 11 + 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया बच्चों? जो एटम का जो मास है, एटॉमिक नंबर में जो मास है, मास नंबर में मैंने मतलब इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया? जो रियल में मास है वो न्यूक्लियस का ही तो है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी ना है। ये तो शेल्स हैं, ये तो बाहर की तरफ है इसके। जो रियल में जो ठोस है, जो सॉलिड है सबसे अंदर, जिसको नहीं काटा जा सकता, वो ये चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को तो निकाला जा सकता है वैलेंस करके, ठीक है। ले लिया, ले भी मतलब ले भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं एटम के अंदर, ठीक है। बट इसको हम कभी नहीं हिला सकते, ठीक है। इसलिए मास नंबर के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन कर सकते उसको जोड़ के। ये बात याद रहेगी। जो मास नंबर होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, और जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन होगा खाली, ठीक है। अब ये हमको बच्चों याद करना पड़ेगा, ये हमको क्या, आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम कोशिश कीजिएगा 50 तक याद करने की, ठीक है। लाइन से 50 तक याद करने की कोशिश कीजिएगा, और 30 तक तो जो उसके न्यूट्रॉन्स हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रोटॉन से और उसके नाम के साथ याद करने हैं, नंबर में नाम के साथ याद करने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं हम। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ और, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन भी तो बनेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसके मतलब कि, चलो इसी का ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन बना देता हूँ। मास नंबर, तो मास नंबर है वो मेरा है 23, और एटॉमिक नंबर है वो मेरा है, एटॉमिक नंबर वो है मेरा 11। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए तो क्या करूँगा? सीधी सी बात है, a - z कर देंगे, 23 - 11 कर देंगे, तो 12 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है, NU से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है तो इसमें नहीं पूछा जाएगा इतना बड़ा, बस इतना ही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया जाएगा तो मास नंबर पूछा जाएगा, मास नंबर दे दिया जाएगा और न्यूट्रॉन दे दिया जाएगा तो प्रोटॉन पूछेगा, ठीक है। ऐसे आगे पीछे करके सवाल पूछे जाएंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तो ये बताऊँगा कि जो नील्स बोर थे उनने क्या किया, एक फॉर्मूला ये दे दिया 2n2, ठीक है, 2n2 दे दिया गया है। यहाँ पे अब बताऊँगा जो n है वो शेल्स को डिनोट करता है। शेल्स मैं भी बताता हूँ, पहले स्टार्टिंग करता हूँ। शेल्स होते क्या हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही बता दिया, शेल्स तो वो इलेक्ट्रॉन के पास थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ले लेता हूँ। ये जो शेल्स डिनोट किए जाते हैं, ये शेल्स डिनोट किए जाएंगे, मैंने थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ से, K शेल, L M N, ठीक है। K से स्टार्ट होगा, K L M N O P Q ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। 118 तक, जब तक एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं आएंगे तब तक उतना चलेगा। 118 के बाद मतलब हर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये बात है, ये K L M N शेल ये एनर्जी के लेवल को क्या कहते हैं बताते हैं। एक तो ये बात हो गई, इनका नाम भी ये हो गया। अब देखो K शेल है, नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स K में कितने जाते हैं। K में मैंने याद किया, एक तो फॉर्मूले से बताऊंगा, एक अपनी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। पहले सीधी सी बात है, जो पहले शेल में जो ये फर्स्ट शेल भी बोलो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 ये सारे शेल, यहाँ पे इसको मैं सीधा बना लूँ, ठीक है। 1 2 3 4 जो पहले शेल में K शेल में जाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर। उसके अगले में जाएंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके जो अगला शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसका जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसको फॉर्मूले से मैं कैसे समझाता हूँ वो समझेंगे। जो K शेल है तो वो 1 पे आता है, मैंने अभी बताया 1 2 3 4 ये एनर्जी लेवल है इसका, ठीक है, 1 पे आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो 2 जाएंगे इसके अंदर। K शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे NO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 2 जाएंगे, ठीक है।
ये बात याद रहेगी। अब यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, कैसे करूँगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। जो ये 1 था ये n ही तो है फॉर्मूले में, यहाँ से जो मैंने क्या रखा है यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर। सेम L की बात करूँगा मैं, यहाँ क्या करूँगा, L कितना है, इसका एनर्जी लेवल 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे इसके अंदर। बच्चों थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, अभी मैं इसको मिटा के फिर से बताता हूँ। ठीक है, मिटा दिया मैंने, तो बता रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला हम यही पुट करेंगे इसके अंदर, 2 n के जो n है कितना है, एनर्जी फर्स्ट है 1 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगले पे क्या है, L पे 2 आ गया, यहाँ 1 था, सब जगह 2 रहेगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही सेम पुट कर रहे हैं। यहाँ 3 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, × 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब ऐसे ही पुट कर रहे हैं, तो इसे करूँगा सॉल्व। 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2। ठीक है, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 × 2 18। ठीक है, और ये कहते हैं 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 × 2 32। तो ये जो नंबर्स लिख के आए हैं, ये नंबर्स यही तो लिख के आए, या तो आप रट लीजिए या इसकी तरह, इस फॉर्मूले की तरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूले की तरह सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो क्या कहते हैं हम निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए रटना क्या है, ऐसे इतना कुछ नहीं होता रटने का, ये इतनी सी चीज़ें कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले तो होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की बाद में बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं, ठीक है, मैं बड़े छोटे से लेके मतलब छोटे से बड़े की तरफ करता हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब कैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखूँगा, और उसी में मैं एक अगला टॉपिक की ही जानकारी दे दूंगा कि वैलेंस कैसे करते हैं, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या होती है वो इसी के अंदर बताऊंगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा अगर डालेंगे तब। मैं एक लेता हूँ क्या, एक एटम लेता हूँ जो क्या हो, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, ये बात तो पता है, न्यूक्लियस बना दिया। अब यहाँ पे शेल बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, पहला जो ये होगा, कौन सा शेल होगा, के शेल के अंदर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अगले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 8। ठीक है, ठीक है 8 हो गए, 2 8 18, वो सॉरी 2 8 18। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बट अब हमारे पास 13 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब लास्ट में कितने जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और जाएंगे। ठीक है, जैसे कैपेसिटी तो इसमें 18 की जाने की है, बट अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर सेटल्ड कर दिया। अब यहाँ मैं वैलेंसीज की बात करता हूँ और वैलेंस सेल की बात कर देता हूँ। वैलेंसीज और वैलेंस सेल में क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, समझ में आ गई, या तो अब इसमें लास्ट में 18 आ सकते हैं ना, तो अब 18 में से क्या कहते हैं, मतलब कि 3 को जोड़ दो, मतलब 3 माइनस कर दो, तो अब कितने 15 बचे हैं। या तो अब इसके अंदर 15 आ जाएं, ठीक है, या तो इसके अंदर 15 आ जाएं, या फिर क्या कहते हैं 3 निकाल दो। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, 3 निकालने की ना, 3 निकाल दो। तो 15 निकालने की मतलब 15 डालने की जगह 3 निकालने का ये सिचुएशन रहता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, 15 इतना शेल है, तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था 2 8 18 32, इसमें न्यूलैंड ने एक अपना ऑक्टेट रूल को रखा था। ऑक्टेट रूल वो क्या था, मतलब कि जब आप KLN 2 8 8 18, जो उसने 18 था वो एक शेल पीछे खिसका दिया। ठीक है, मतलब कि अब इसमें लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भी अगर क्या कहते हैं चले जाते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है तो अभी भी इसमें 3 है, तो जो अभी भी 3 4 मतलब है, तो अब इसमें 8 के अकॉर्डिंग
कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? बता सकता है कोई? 8 में से 3 माइनस करो तो 5 चाहिए भाई, 5 भी तो अभी और चाहिए, या तो 5 और चाहिए या 3 ये चले जाएं। तो क्या सीन चल रहा है? क्या मतलब 3 देने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी कि 5 लेने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी? तो ऑफकोर्स सबको पता है नॉर्मली कि 3 दे देंगे वो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू 5 लेने के। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कहा, स्टेबल करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को किसी और एटम को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी लेने के लिए। अभी लेने का भी बताता हूँ, जैसे कि लेने का बता देता हूँ। क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन एक मैंने क्लोरीन ले लिया। अब यहाँ पूरा मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2 8, इसमें 1 जाएंगे और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये बात याद रहेगी। तो मैंने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की तरह अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे जो 18 था उसको हटा के 8 कर दिया, 18 को थोड़ा पीछे वाले उसमें ले गए शेल में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए SKLM में। ठीक है, KLM में यहाँ पे कितना है? 1 चाहिए। अब इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। और इसको क्या कहते हैं? 3 मतलब 5 चाहिए 8 बनाने के लिए लास्ट वाले सेल में। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये 3 क्लोरीन अगर एटम मतलब कहीं मिल जाएंगे तो एक एक करके तीनों को, या क्लोरीन को दे दे या किसी और को दे दे, जो भी हो उनको मिल जाएंगे। तो ये अपने ऐसे खाली हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पर +3 चार्ज चढ़ जाएगा क्योंकि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो इस पर +3 चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम इस तरीके से शो होगा। तो अब ये वैलेंस्ड एटम हो जाएगा और इस पे जो Cl है इस पे -1 चार्ज किया, सिंपल माइनस लिख देंगे, -1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब 1 से ज्यादा होता 2 या 3 तब लिखना पड़ता है हमको -2 -3। ठीक है, और कार्बन जो होता है उसका +-4 होता है। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे कितना? 2, अगला वाला कितना होगा? 4 यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए? 8 ही तो होते हैं, इस वाले में 8 ही तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब इसमें या तो इसको 4 मिल जाए या ये 4 दे दे तो वैलेंस हो जाएगा। तो जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है? +-4 चार्ज लगता है। तो ये चार्ज होते हैं वैलेंस चार्ज। ठीक है, इस पर ये वैलेंसी इस तरीके से काम करती है। तो मैंने इसके साथ आपको वैलेंसी भी समझा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने वैलेंसीज भी समझा दी। टॉपिक में वैलेंसीज को डाल के इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैलेंसीज भी हो गई हैं। अब जो अगला मतलब अब ये तो प्रैक्टिस करने के ऊपर है आपका, कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है आप, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वो मास नंबर भी मैं लिख लूँ। चलो मास नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा तो इसका शेल KLMN ऐसे करके 30 तक कोशिश करिएगा लिखने की। कैसे लिखेंगे? K में कितना जाता है? 2 जाते थे, इसमें 2 8 जाता है, इसमें 8 जाता है, इसमें 18 जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया न्यूलैंड ऑक्टेट रूल की वजह से यहाँ पे चेंज हुआ M सेल के अंदर। ठीक है, जहाँ 18 था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 8 हो गया, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे कितना हुआ? 1 एटम है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा तो बाहर वाले शेल में रहेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे 3 है लिथियम, अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या, अब यहाँ पे तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, अब एक एक्स्ट्रा है तो वो क्या आगे वाले में चला जाएगा। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, ये वैलेंस सेल बोला जाएगा पूरा। ठीक है, अगला यहाँ पे जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐसे करके ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करके 8 तक जाएंगे, फिर अगले सेल में जाएंगे, फिर वो कंप्लीट 8 होंगे, फिर अगले में 18 होंगे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्या कहते हैं प्लस चार्ज लगा, यहाँ तक तो क्या कहते हैं कार्बन, और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 6 वाला, फिर मिटा के बताऊंगा 2 4। तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो 3 तक देने के चांसेस रहेंगे अकॉर्डिंग टू लेने के। अगर इस वाले शेल में मैं लूंगा तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी? 7 की जरूरत पड़ेगी, इसमें 6 की जरूरत पड़ेगी, इसमें कितने की पड़ेगी? कोई बता सकता है? 8 में से 3 माइनस करने हैं, 5 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ +-4 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ जितने 4 हैं इतने ही की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो चीजें होंगी ये देने लायक होंगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स देने लायक होंगे। अब मैं बताता हूँ लेने वाले कौन से होंगे, मतलब
अब इन पे तो प्लस चार्ज लग जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस देखा होगा कभी लगे हुए, हीलियम पे क्या कहते हैं, हीलियम तो स्टेबल है, ये नोबल गैस के अंदर आता है, हीलियम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, यहीं ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये भी तो यही कर रहे हैं, ये देने वाले कर रहे हैं, तो ये जैसे सब चले जाएंगे, शेली गायब हो जाएगा, तो ये सबके आगे दो दो रह जाएगी नहीं, तो ये स्टेबल नोबल मतलब अपने आप को स्टेबल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे हीलियम की तरह, फिर ये कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या कहते हैं लिथियम पे, ठीक है, लिथियम पे कितना +1 चार्ज लगता है, बेरिलियम पे कितना लगता है +2 लगता है, बोरॉन पे +3, इस तरीके से क्या कहते हैं चार्जेस लगते हैं। ये सब देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज प्लस में लग रहा है, लेने वाला होगा वो माइनस के अंदर लगेगा, माइनस वाली लिस्ट बनाता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। ये है लेने वाले, लेने वाले कैसे हैं, 7 है तो इसमें कितना जाएगा 2 जाएगा, इसमें कितना जाएगा 7 में से 2 माइनस गए, कितना गया 5, ठीक है। अब इसमें कितना जाएगा 2, 8 में से 2 माइनस गए कितना 6, 2 7, इसमें कितना है 2 और 8, ठीक है। अब ये जो 3 है ये है देने वाले, ठीक है, ये लेने वाले, सॉरी मैंने देने वाले बोल दिया, ये लेने वाले। अब ये क्या है, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, या 3 मतलब कि कितने 3 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो 3 है ना, 3 कम है ना, छोटा नंबर है, तो 3 इससे बढ़िया ये ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये 2 ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ये 1 ले लेगा तो स्टेबल होगा, और ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, हीलियम की तरह, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, कॉमा लगा दूं बीच में, इससे याद रहेगा, इसके लास्ट में कितना 8 है, तो इसका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे अगला मैं ले लूं सोडियम Na11, तो अब ये क्या हो गया 2 8 1, अब ये देने वाले की लाइन बन गई फिर से वापस, ठीक है। अब इसको 7 चाहिए लेने के लिए, इससे बढ़िया एक देने वाला, तो इनके पीछे क्या लग जाता है, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ठीक है। ये है सोडियम +1, क्योंकि ये दे रहा है, ठीक है, ये ले रहे हैं, इसलिए ये प्लस माइनस की चलता रहता है। तो अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। मैं आइसोटोप्स के बारे में पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था वीडियो के, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि कोई एटम होगा, मैंने मान लिया कार्बन का एटम मान लेता हूँ, ठीक है। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना 666 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, बट इसमें क्या होगा, जो मेन क्या कहते हैं वो होता है, कितना होता है 12 होता है इसका मास नंबर। इसका मास नंबर जैसे ही चेंज हो जाएगा, 13 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज इसकी मतलब है ये चीज एक ही, बट मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएंगी, इसकी अलग अलग तरीके से दर्शाएगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, है ये सब कार्बन के ही एटम, मतलब ये अलग अलग तरीके से दर्शा रहे हैं। जैसे क्लोरीन का एटम Cl एटॉमिक नंबर 17, Cl एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं मास नंबर जो लिया जाए वो 35 होता है, अब इसका ये अगला 37 भी हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं आइसोटोप्स, मतलब एक चीज को 2-3 चीजों में अलग अलग प्रॉपर्टीज में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा सी बात थी इसके अंदर आइसोटोप्स में, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ये छोटी क्लास का है, जब बड़े हो जाएंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोबैरिक, ये सब चीज़ें बहुत अलग है, आती हैं वो बड़े लेवल की क्लास में। तो ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो गया है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।